तो आज अगर सही माने में हम मादर मेहरबान को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते, जो सब्र का रास्ता है, उसको याद करना होगा। लेकिन सब्र का रास्ता कमजोरी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता खामोशी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सब्र का नाजायज फायदा लोगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमें कमजोर समझोगे। ये सब्र, ये हमारी ताकत है। ये सब्र, ये हमारी आवाज है। और इंशाअल्लाह ये सब्र, ये हमारी जीत और हमारी कामयाबी होगी। लेकिन मरकज की हुकूमत को आज अपने आप से पूछना होगा, क्या हुआ? आखिरकार पौने 2 साल इस हुकूमत को बने हुए आज क्यों हम जंतर मंतर में एहतजाज करने की बात कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ तो मजबूरी बनी होगी, कुछ तो बदल गया होगा। मैं वो आदमी हूं जिसने पौने 2 साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव पे लगा के मरकज से कहा कि हम बातचीत के जरिए अपना हकूक हासिल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ये जानते हुए कि ये फैसला सियासी तौर मेरे लिए भारी पड़ेगा। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर के लोग, उनका दिल लगता है जब हम मरकज की हुकूमत के साथ लड़ते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो चाहते हैं कि यहां पे किसी तरह जो है ये सिलसिला चले। लेकिन मैंने सोचा कि शुरू में मैं कम से कम मरकज को मौका दूं कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया वो उस वादे पे कायम रहेंगे। और वादा था क्या कि 3 कदमों में जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको सुधारा जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। पहले डिलिमिटेशन, इस बात के बावजूद कि पूरे मुल्क में कहीं डिलिमिटेशन नहीं हुआ, मां सिवाय आसाम और जम्मू कश्मीर में। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन में धांधली होगी। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन का मकसद एक पार्टी और उनके दोस्तों की मदद होगी। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम ये जहर का कतरा भी पी लेंगे। कितनी धांधली हुई उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई। 7 में से 6 बीजेपी को और सिर्फ 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। मकसद उनका यह था कि किसी ना किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उनसे कहीं गुना समझदार निकले। उनकी ये साजिश चली नहीं और बदकिस्मती से आज कहना पड़ता है कि उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये हकीकत है और इस हकीकत को अब बीजेपी के लीडरों ने और ज्यादा बयां करना शुरू किया है, खासकर जो यहाँ पे असेंबली में है। वो कहते हैं कि इन लोगों को हम रियासत का दर्जा नहीं देंगे, इन लोगों को नहीं मिलेगा। अरे नाम तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने ये बात क्यों नहीं कही? तब क्यों नहीं कहा कि आप जब तक बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं बनती तब तक इनको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर जम्मू कश्मीर के लोग क्या फैसला करते हैं उन तक होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि हम 3 कदमों पे चल रहे हैं। डिलिमिटेशन,
इलेक्शन और इलेक्शन के बाद रियासत की बहाली, डिलिमिटेशन हुआ, जो हुआ ठीक हुआ गलत हुआ, इलेक्शन हुए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हुकूमत की जिम्मेदारी हमें दी। बीजेपी और उनके तमाम यार दोस्त इस इलेक्शन में पीछे रह गए, चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, सब रह गए। क्या वो हमारा कसूर है? मैं खुद हैरान हुआ जब इलेक्शन के नतीजे निकले। वल्लाह मेरे कुछ स्टेज पे साथी बैठे हैं, मैं ना उनकी तरफ इशारा करूंगा ना उनकी तरफ देखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो इलेक्शन में सीट निकालेंगे। लेकिन अल्लाह का करना निकल कर जीत कर, लेकिन हमारी कामयाबी को अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हुकूमत बनाई क्यों अगर आप उस हुकूमत को काम करने नहीं दोगे? क्या फायदा? तो नहीं करने थे इलेक्शन। अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलाना था, अगर राजभवन में ही सारे फैसले करवाने थे, अगर राजभवन के जरिए ही लोगों को तंग करना था, मुलाजमों को डिसमिस करना था, बुलडोजर चलाने थे, बाकी तमाम ये चीजें करनी थी, तो हमें क्यों सामने लाया? फिर क्या देते हैं उसी वक्त? जनाब आइए, लेकिन हम आपके हाथ आपके पीठ के पीछे बांधेंगे। हम वो अफसर आपको देंगे जो आपके फैसलों पर अमल नहीं करेंगे। अरे ये हमारा जिगर है, ये हमारी समर है कि तब भी हम गधों की तरह मेहनत कर करके यहाँ के लोगों के लिए कुछ हासिल करना शुरू कर गए। बैठे ना, लेकिन आज जाने अनजाने सोचे समझे तौर या इसी तरह हमें आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि बिना एहतजाज किए हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना हाल और लद्दाख का हाल देखते हैं और फिर हम सवाल उठाने पर मजबूर होते हैं कि बताइए, जो बातचीत आप लद्दाख के साथ करने के लिए तैयार हो, वो बातचीत हमारे साथ क्यों नहीं? हमें कहते हो कि एक मुल्क में एक ही तरीका होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने 370, 370 हटाया। लेकिन लद्दाख को आप कहते हो आओ हमारे साथ बात करो, हम 371 देंगे आपको। हम जनाब रियासत मांगते हैं और यही बीजेपी वाले जो लद्दाख को 371 देने के लिए तैयार है, हमें कहते ना आपको रियासत भी नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि कम से कम जिन अफसरों के साथ हमें काम करना है, उन अफसरों को लगाने की इजाजत हमें होनी चाहिए। आप वो इजाजत हमें देते नहीं हो। लद्दाख को आप कहते हो आप चीफ सेक्रेटरी का भी फैसला कर लो, आप चीफ सेक्रेटरी का एसीआर भी लिखो, आपने जो बजट के फैसले करने होंगे कर लो, हमें कोई एतराज नहीं। और क्यों? क्योंकि लद्दाख के लोगों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया। अगर यही आपका पैगाम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रियासत के मामले में मैं खामोश रहा। अल्लाह गवाह है, अगर मैंने एक भी मौका गवा
बहाली की बात करने के लिए। वज़ीर आज़म सोनमर्ग आए, मैंने अपने तरीके से वहां रियासत की बात की। वज़ीर आज़म कटरा आए, मैंने वहां रियासत की बात की। कोई मुलाकात मेरी अमित शाह साहब या नरेंद्र मोदी साहब या किसी भी सीनियर मिनिस्टर से नहीं होती जिसमें मैं रियासत के हवाले से बात नहीं करता। और हर मुलाकात में मुझे कहा जाता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में इस पर सवाल उठता है, जब मीडिया वाले सवाल करते हैं उनसे, वो कहते हैं उचित समय पे होगा, सही मौके पे। और मैं पूछता हूं उनसे, खुदारा हमें बस यही बताइए, उस उचित समय को, उस सही मौके को हम किस तरह पहचानेंगे? मुझे बताएं, मुझे और मेरे साथियों को क्या करना है इस गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिसमें हम ये कह सके कि हम उचित समय पर आ गए हैं, अब आपको रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। बताइए। और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपका उचित समय यही है कि जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी तब यहां रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, तो खुलेआम कम से कम इतनी तो हिम्मत करिए, इतनी हिम्मत करिए कि किसी बड़ी तकरीर में, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या किसी बड़े जलसे में, आप अपनी तकरीर में कहिए कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती तब तक यहां रियासत का दर्जा आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। कम से कम हम इस धोखे में तो नहीं रहेंगे कि आप अपने वादे में कायम रहोगे, कि आपने जो वादा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया है उस वादे को आप पूरा करोगे। कितने इलेक्शन कराओगे आप यहां पे स्टेटहुड के भरोसे? आपने रियासत का वो नारा देते हुए पार्लियामेंट का इलेक्शन कराया, लोगों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन किए। आपने असेंबली के इलेक्शन किए, लोगों ने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब आप कहते हो पंचायत के भी इलेक्शन और लोकल बॉडी के इलेक्शन होने चाहिए, हम भी कहते हैं होने चाहिए, लेकिन जिस तरह आप कहते हो उसी तरह हम भी कहते हैं पंचायत के इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन उचित समय पे होंगे और वो समय हम तय करेंगे। ये उचित समय ये दोनों तरफ से चलता है। ये उचित समय सिर्फ आप ही नहीं तय करते हो, हम भी तय कर सकते हैं उचित समय क्या होगा। मजाक बनाया हुआ है हमारे सबर का, हमारी शराफत का, हमारी खामोशी का। क्या आग लगाना चाहते हो आप यहां पे? क्या कुछ नहीं सीखा आपने? दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपके मिनिस्टरों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा,
आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी हमारी ईमान बेचने के लिए तैयार होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं और ये बाबा कौम मादरे मेहरबान जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की मुझे सिखाया हुआ सबक कि हमें अपने करतूतों के लिए, अपने किए हुए के लिए इस दुनिया में जवाब देना होगा या नहीं देना होगा। एक दिन ऐसा आए